हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एनपीओ क्लास 12 मैथमेटिक्स 2026 के बोर्ड एग्जाम पेपर के 3 और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आप सभी को पता है आपके एग्जाम पेपर में क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 23 तक जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 और 4 मार्क्स के होते हैं। 2026 बोर्ड एग्जाम पेपर में जो ये क्वेश्चन आए थे वह ये थे। आज हम इन सभी को सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कह रहा है। In a school there are 1000 students, out of which 430 are girls। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं स्कूल में? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लेंगे। तो वो कितने हमारे पास 1000। ठीक है, इसमें से दे रखा आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स। तो अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 430। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब वो ये कह रहा है कि इट इज नोन डेट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12। यानी हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12 वो कितनी हो जाएंगी बताइए? वो हो जाएंगी 10%। 430 का 10%, यानी 10% ऑफ 430। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10/100 इंटू 430, तो ये हमारे पास कितना निकल आएगा 43। ठीक, क्लियर को इतना। अब वो ये कह रहा है हमसे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12 गिवन दैट द चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल। तो ये हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम एक इवेंट कंसिडर कर लेते हैं ई, और एक इवेंट कंसिडर कर लेते हैं एफ। ई को हम मान लेते हैं कि सेलेक्टेड स्टूडेंट, जो हमने स्टूडेंट चूज करा है, चूजन स्टूडेंट स्टडीज इन क्लास 12, ये हमने मान लिया। ठीक है बच्चों, कौन सी क्लास में स्टडी कर रहा है वो? क्लास 12। एफ हमने एक इवेंट माना, चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल। ये दो इवेंट हमने यहां पर मान। अब देखिए यहां पर हमें दिया क्या है, हमें यहाँ पे दिया है कि चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल है, और हमें ये निकालना है कि वो क्लास 12 में हो। यानी अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से देखेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ निकलना है कि चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल हमें पता है और वो क्लास 12 में हो। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यही हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? इंटरसेक्शन एफ का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडीड इन क्लास 12, वो हम निकाल चुके, वो कितनी है 43। और टोटल कितने हैं स्टूडेंट स्कूल में? 1000। एफ की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? एफ क्या है? गर्ल। तो गर्ल कितनी है हमारे पास स्कूल में? 430। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 100। यही हो जाएगा। 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास कितना आ गया? 43/430। 43/430 की वैल्यू कितनी आएगी? 1/10, यानी कि 0.1। तो जो स्क्वायर प्रोबेबिलिटी थी बच्चों वो हमारे पास कितनी निकल कर आ गई? 0.1। ये इसका आंसर हो गया। चलिए 16 क्वेश्चन के और वाले पार्ट को देखते हैं। वो हमसे क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमसे कह रहा है 6/11 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/11 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 7/11 है। अब हमें यहाँ पर क्या क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे जहां पर हमें क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। एक फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। ये फॉर्मूला आप सभी को याद हो। तो अगर मैं यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला बनाए तो ये इधर आ जाएगा और ए यूनियन बी उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यही हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ पे? 6/11। बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास? 5/11। और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 7। सारी वैल्यू हमने रख दी। अब इसको फॉर टू करेंगे तो देखिए एलसीएम तो 11 ही आ जाएगा इसका,
ये हो जाएगा 6 + 5 - 7, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/11। 6 और 5 हो गया 11, 11 में 7 गए 4, तो ये इसका हमारे पास आंसर हो गया पहले वाले पार्ट। अब देखिए हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी A/B, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका फॉर्मूला सभी को पता है, फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अभी हमने ऊपर फाइंड करा है, वो कितना है हमारे पास 4/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमें क्वेश्चन में दे रखा है, वो कितना दे रखा है 5/11। 11 से 11 कैंसिल हो गया, तो उसकी वैल्यू जो हमारे पास आई है वो कितनी आई है 4/, तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो गया हमारे पास 4/5। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट हमसे क्या कहना है, हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A। हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। वैल्यूज पुट कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हमारे पास हो गया 4/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमें कितना दे रहा है 6/11। ये तो क्वेश्चन में गिवन है, कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 4/6। 4/6 में अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 से काट सकते हैं, तो 2 से कैंसिल आउट करने पर ये हमारी वैल्यू मिल जाएगी 2/3। ये 2 से 2 टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स है, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया 2/3। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। यहाँ पर हमें दे रखा है कि हमें A मैट्रिक्स दे रखी है और B दे रखी है, तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू A + B की, A - B की और A × B। सिंपल क्वेश्चन मैट्रिक्स का। चलिए पहले हम इसका पहला पार्ट फाइंड करते हैं। पहले हम A + B फाइंड करते हैं, तो A मैट्रिक्स लिख लेते हैं। A मैट्रिक्स है हमारे पास 2 4 3 2, प्लस का साइन लगाते हैं। B मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 3 -2 5, ये लिख लेते हैं। अब अगर हमें ऐड करना है तो हमें इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे, यानी पहली रो के पहले एलिमेंट को पहली रो के पहले एलिमेंट से, पहली रो के दूसरे एलिमेंट को पहली रो के दूसरे। तो जब ऐड करेंगे तो देखिए 2 + 1, 2 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 + 1, फिर ये हो जाएगा 4 + 3, ये हो जाएगा 3 - 2, वे साइन लेंगे और ये हो जाएगा 2 + 5। अब आप इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 7, 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 - 2 1 और 2 + 5 7। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, A + B की वैल्यू आ। अब चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, हमें क्या फाइंड करना है, A - B। पहले A मैट्रिक्स लिख लेते हैं 2 4 3 2 माइनस B मैट्रिक्स 1 3 -2 5। सॉल्व करते हैं। देखिए 2 - 1, 2 - 1 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 3, 3 - -2, तो ये हो जाएगा 3 + 2, माइनस माइनस साइन मिलके प्लस बना लेंगे, 2 - 5। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 1 5 और ये माइनस का 3। बात समझ में आ गया आपका। 2 - 1 1 होगा, 4 - 3 1 होगा, 3 - -2 था तो 3 + 2 5 हो जाएगा और 2 - 5 माइनस। ये हमारे पास सेकंड पार्ट था। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। वो थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, A × B। A B मैट्रिक्स फाइंड करनी है। देखिए पहले हम A मैट्रिक्स लिख लेते हैं 2 4 3 2, B मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 3 -2 5, मल्टीप्लाई करते हैं। पहला एलिमेंट निकालने के लिए पहली रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहली रो पहला कॉलम, तो 2 × 1 हो गया 2, 4 × 2 -8, तो ये 2 - 8 हो गया। सेकेंड एलिमेंट निकालने के लिए पहली रो का सेकेंड कॉलम से 2 3 जा 6 और 4 5 जा 32। सेकेंड रो का पहले एलिमेंट निकालने के लिए सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से 3 1 जा 3, 2 2 जा -4। सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट निकालने के लिए सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से 3 3 जा 9 और 2 5 जा 10, यही हो जाएगा। इसको सॉल्व करके लिख लीजिए। 2 में से 8 गया था माइनस का 6, 20 और 6 कितना हो गया 26, 3 में से 4 गया -1 और ये हो गया 90, तो ये इसका आंसर निकल कर आ गया। तो हमने यहाँ पे तीनों पार्ट सॉल्व कर दिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके और वाले पार्ट। और वाले पार्ट इनसे कह रहा है कि हमें A ट्रांसपोज की वैल्यू दे रखी है, B की वैल्यू दे रखी है, दो मैट्रिक्स दे रखी है A ट्रांसपोज और B। हमें वेरीफाई करना है कि A + B का होल ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर है, A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज के बराबर।
ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, आप इनको पता है, लेकिन हमें यहाँ पे ये क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना, वेरीफाई करके दिखाना। ठीक, चलिए करते। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो ए मैट्रिक्स कैसे फाइंड होगी, अगर हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दें तो हमें क्या मिल सकता है, ए मैट्रिक्स मिल सकती है। तो यहाँ पर हमें ए ट्रांसपोज की वैल्यू दे रखी है, तो इस मैट्रिक्स को हम दोबारा से क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। 3 4 -1 2 0 1। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। ये क्या मिलेगी हमें, 3 4 -1 2 0 1। ये हमें क्या मिल गई बच्चों, ए मैट्रिक्स मिल गई। अब सबसे पहले एलएचएफ फाइंड करेंगे। एलएचएफ में हमारे पास क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी को फाइंड करना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए प्लस बी। तो देखिए पहले ए मैट्रिक्स को लिख लेते हैं हम, 3 -1 0। इसके बाद है हमारे पास 4 2 1। ये तो ए मैट्रिक्स आ गई। बी मैट्रिक्स को लिख लीजिए। बी मैट्रिक्स हमें क्या दे रखी है, -1 2 1 1 2 3। अब इनको ऐड कर लेते हैं। देखिए 3 -1, 3 -1 कितना हो जाएगा, -1 + 2, ये कितना हो जाएगा 1। 0 + 1 कितना हो जाएगा 1। 4 1 कितना हो जाएगा 5। 2 और 2 4, 1 और 3 4। ये हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस बी मैट्रिक्स आ गई। अब एलएचएफ में हमें निकालना क्या था बच्चों, इसमें हमें निकालना था ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो इस मैट्रिक्स का हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करने पे हमें ये मिलेगा 2 1 1। पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 5 होल 4। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमें क्या मिल गया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज मिल गया। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब इसका आरएचएस वाला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। आरएचएस वाला पार्ट है ना बच्चों। अब आरएचएस वाले पार्ट में हमें क्या दे रखा है, आरएचएस वाले पार्ट में हमें दे रखा है कि ए ट्रांसपोज प्लस बीटा। हमें क्या फाइंड करना है, ए ट्रांसपोज प्लस बीटा। ए ट्रांसपोज की वैल्यू तो हमें दे ही लगी है, बी हमें दे रखा है, बी का हम ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। तो चलिए ए ट्रांसपोज प्लस बीटा, अब वैल्यू रखते हैं, है ना। हम यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, आरएचएस। अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है 3 4 -1 2 0 1 प्लस करा हमने। अब हमें बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो बी मैट्रिक्स हमें दे देगी, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। पहली रो को पहले कॉलम में चेंज करेंगे तो -1 2 1। दूसरी रो को करेंगे तो दूसरे कॉलम में 1 2 0। अब इसकी वैल्यू देखिए कितनी आएगी, 3 -1 कितना हो जाएगा 2। 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। -1 + 2 कितना हो जाएगा 1 2 और 2 4। 0 और 1 1 3 और 1 4। अब देखिए यहाँ पे ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम आती है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल है। ये हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। ये अब तो कह रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द एरिया। हमें एक क्लिप दे रखा है, हमें एरिया निकालना है इंटीग्रेशन का यूज करके इसका। अब देखिए इंटीग्रेशन की ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, सॉरी इलिप्स की ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमें ये पता लग रहा है कि ये जो इलिप्स है वो एक्स एक्सिस को a, 0 -a, 0 पे काटेगा और वाई एक्सिस को 0, b और 0, -b पे काटेगा। तो हमने इलिप्स बना लिया। इलिप्स हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग कैसा सिमेट्रिक है, यानी एक्स एक्स के जितना ऊपर है उतना ही नीचे, वाई एक्स के जितना राइट में उतना लेफ्ट में। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल सकते हैं। इलिप्स का जो एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, अगर हम उसका एरिया निकालेंगे और उसका किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें टोटल इलिप्स का एरिया मिल जाएगा। उसी का हमने यहाँ पे यूज करा। देखिए हमने क्या करा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू 4 × एरिया ऑफ इलिप्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल है जो हमने माना ये वाई डी एक्स वाला, ये कहां से कहां तक मूव करेगा, 0 से a तक। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 × इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल आएगा। तो x जो कवर होगा वो कहां से कहां तक होगा, 0 से a तक। तो लिमिट आ गया 0 से लेकर a, वाई डी एक्स, रेक्टेंगल का एरिया वाई डी एक्स। हमें y की वैल्यू चाहिए। अब देखिए यहाँ पे x का हमें इक्वेशन कितनी दी हुई थी, ये वाली, x² / a² + y² / b² = 1। तो यहाँ से हम y² / b² की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कितनी आएगी, 1 - x² / a²। यही आ जाएंगे हमारे वैल्यू।
अब इसको अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब ये वाई स्क्वायर वाला बी स्क्वायर अगर उधर चला जाएगा और हम रूट ले लेंगे तो यहाँ पे वाई की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस बी बार ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हम वाई की पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे तो ये होगा बी बाई अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हमने उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन मिल गया। अब इसको सोल्व करना है, यहाँ से हमें एलिप्स का एरिया मिल जाए। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो बी वाई को बाहर आ जाएगा 4b अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एक्स बाई टू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स वाई। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ गई, 0 से लेकर ए। अब हमने क्या करा, इसमें पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट पुट करेंगे सॉल्व करने के लिए। उससे पहले हमने क्या करा, 2 कॉमन लेके 4 को कट कर दिया 2 से, तो ये कितनी बार चला जाएगा 2 टाइम, तो ये हो गया 2b बाई अपर लिमिट पुट करी ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1 कैसे आ गया, क्योंकि ए अपॉन ए हो जाएगा, एक्स अपॉन ए है तो बच्चों, तो यहाँ पे ए अपॉन ए हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा माइनस 0। यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 का इंटू किसी में करेंगे 0 और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर साइन इनवर्स 0। अब देखिए साइन इनवर्स 0 का जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है, तो यहाँ पे हमने 0 रख दिया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो इस पूरे टर्म की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म बचेगा, वो ये बचेगा ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 1 को हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि साइन में जो 1 मिलता है किस पर मिलता है 90 पर, तो हमें से क्या लिख सकते हैं साइन पाई बाई, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी पाई बाई, तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1 की जगह हमने क्या लिख दिया पाई बाई, तो ये हो गया 2b बाई ए स्क्वायर पाई बाई 2। अब देखिए यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा पाई है, तो ये हमारे पास किसका एरिया निकल कर आया, इलिप्स का एरिया हमारे पास ये निकल कर आ। समझ में आया बच्चों। चलिए अब अगले पार्ट पर चलते हैं। इसके अगला क्वेश्चन से क्या कह रहा है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय सर्कल। अब इलिप्स की जगह हमें क्या दे दिया है, सर्कल दे दिया। सर्कल देखकर हमें समझ में आ रहा है कि सर्कल के जो सेंटर है वो कहां पर है 0,0 पर, और रेडियस कितनी है, तो ये सर्कल एक्स एक्सिस को कहां पे काटेगा, ये 0 पे, वाई को 0,b पर ये काटेगा। अब ये सर्किल भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लोग कैसा होगा, सिमेट्रिक, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल ले लिया बाई लेंथ का, ये भी एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक मूव करेगा 0 से लेकर ए तक, तो एरिया क्या आएगा 4 इंटू लिमिट आगे 0 से लेकर ये वाई डी एस। अब वाई की वैल्यू चाहिए, अब देखिए सर्किल की इक्वेशन यहाँ पे हमें कितनी दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए। यहाँ से हम वाई स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई हो जाएगा ये रूट, अगर स्क्वायर हो जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स। अब वही बात फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वाला पार्ट हम इसका ले लें। ये वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे रख दी, तो ये हमारे पास इक्वेशन मिल गई जिसको हमें सॉल्व करना है, ये देखिए। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमने इसको इंटीग्रेशन करा इसका, तो इंटीग्रेशन करने पर हमें क्या मिल गया 4 इंटू एक्स बाई 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स वाई है, 0 से लेकर ए तक इसकी लिमिट हो। अब हमने क्या करा, एक बार अपर लिमिट पुट करी, इसमें अपर लिमिट पुट करने पर ए बाई 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए वाई, ये हो गया। माइनस साइन लगाएंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो 0, ये हो जाएगा ए बाई 2 साइन इनवर्स 0। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अभी देखिए हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था साइन इनवर्स 0 का मान क्या होता है 0, इसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो नहीं था 0 में चला गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गई, वैल्यू किसमें चला गया 0 में, तो एक ही टर्म बचेगा, वो क्या बचेगा ए स्क्वायर बाय 2 ये साइन इनवर्स 1, इससे कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1। अभी अपने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि साइन इनवर्स 1 की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी पाई बाई 2 आई थी, तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पाई बाई 2 रख सकते हैं, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई ए स्क्वायर। तो ये किसका एरिया आ गया आपके पास, ये सर्किल का एरिया निकल कर आ गया। बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ये हमसे कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। इसमें हमें जेड की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, और यहाँ पर हमें जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 50, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 90, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और
वाई इक्वल। तो हम पहले इनइक्वलिटी लेते हैं पहली वाली, ये हमें दे रखा है x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 50। तो सबसे पहले हम इससे एक इक्वेशन लिख लेंगे, इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 50। अब लाइन बनाने के लिए हम ये देखेंगे कि ये कहाँ पर x एक्सिस को कट करेगी और y एक्सिस वहाँ पर कट करेगी। तो एक बार x की जगह 0 रख देंगे तो y की वैल्यू 50 मिल जाएगी, एक बार y की जगह 0 रख देंगे तो x की वैल्यू 50 मिल जाएगी। यानी ये x एक्सिस को 0,50 और 50,0 मतलब x एक्सिस को 50,0 पे, y एक्सिस को 0,50 पे कट करेंगे। ये हमने पॉइंट बना लिए, लाइन को जोड़, ये हमारे पास ये लाइन बन गई। अब बात आती है कि ये जो लाइन हमने बनाई है ये किस साइड का एरिया लेगी। एक तो ओरिजिन वाली साइड होती है, एक नॉन ओरिजिन वाली साइड होती है, किस साइड का एरिया मिलेगा। तो हम इसमें ओरिजिन पुट करा देंगे। ओरिजिन पुट कराने पर हमें यहाँ पे जो कंडीशन मिलेगी वो मिलेगी 0 लेस देन इक्वल्स टू 50। ये कैसी कंडीशन है, ये ट्रू कंडीशन। यानी इस लाइन का हम कौन सा वाला एरिया लेंगे, जो ओरिजिन वाली साइड होगा, यानी ये वाली साइड का एरिया हम वहां पर ले। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, वो है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 90। इसको हम चेंज करेंगे, इसको चेंज करने पे ये क्या बन गया हमारे पास, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 90, ये बन जाएगा हमारे पास। अब ये x और y x को कहाँ काटेंगी, तो उसके लिए हम पॉइंट निकालेंगे। एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। एक बार y की जगह 0 पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। यानी ये x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, 30,0 का, y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, 0,90 पे। ये पॉइंट बना लिया हमने, 30,0 0,90 जोड़ दिया। अब फिर से वही क्वेश्चन आएगा, ओरिजिन वाली साइड लेंगे या नॉन ओरिजिन वाली साइड। तो इनइक्वालिटी को लिख लीजिए और इसमें ओरिजिन पुट करा दीजिए, 0 लेस देन इक्वल्स टू 90। ये कैसा स्टेटमेंट आ गया, ट्रू स्टेटमेंट आ गया। यानी इस लाइन का भी हम कौन सी वाली साइड का एरिया लेंगे, ओरिजिन वाली साइड का। दो इक्वेशन हमें ये दे रखी है, x इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या बताती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमारे पास क्या होता है, x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो इस इक्वेशन से हमें ये पता लगता है कि हमें जो सॉल्यूशन लेना है वो कौन से क्वाड्रेंट में लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें सॉल्यूशन लेना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है भाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट हो गया। अब जो कॉमन पार्ट आया इन सब का, वो ये शेडेड पोर्शन आ गया। ये शेडेड पोर्शन हमारे पास कॉमन पार्ट आ गया। शेडेड पोर्शन में कितने कॉर्नर आ रहे हैं हमारे पास, एक तो ओरिजिन आ रहा है 1, ए पॉइंट आ रहा है 2, बी आ रहा है 3 और सी आ रहा है 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं। अब अगर मैं जेड की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, कॉर्नर पॉइंट मेथड का। तो चलिए उसका यूज करते हैं। तो एक तो हम यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे कि कॉर्नर पॉइंट कौन से हमारे पास, और इन सब कॉर्नर पॉइंट्स पर हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, z की वैल्यू निकालेंगे। तो z हमें कितना दे रखा है यहाँ पे, 4x प्लस वाई। तो पहले कॉर्नर पॉइंट लिख लेते हैं। एक तो हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट है, एक तो ओरिजिन है 0,0, फिर a वाला पॉइंट है ये हमारे पास 30,0, फिर हमारे पास b वाला पॉइंट है, b वाला पॉइंट है 20,30, फिर एक c पॉइंट है 0,50। ये 4 हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। हमने ओरिजिन पे पहले निकाला जेड की वैल्यू, 0,0 इसमें पुट कर दिया तो 4 इंटू 0 0 प्लस 0, ये वैल्यू कितनी आ गई, 0। 30,0 पुट करेंगे तो 4 इंटू 30 प्लस 0, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 120। अब 20,30 पुट करेंगे तो 4 इंटू 20 प्लस 30, तो ये कितना आ गया, 80 और 30 100 है क्या। 0,50 पुट करेंगे तो 0 प्लस 50, तो ये कितना आ गया, 50। इतनी बात समझ में आया। तो यहां से हमें ये समझ में आया रहा कि जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो कौन सी है, 120। यही तो मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास, बताइए। अब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, हमें फाइंड भी क्या करनी थी, मैक्सिमम वैल्यू। तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 120 अकर एट पॉइंट ए 30,0। ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 120 एट पॉइंट ए 30,0। ये आपका इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गया आपको बच्चों। चलिए इसके और वाले पॉइंट पर चलते हैं। और क्या कह रहा है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। जेड की वैल्यू यहाँ पे 2x प्लस 5 दे रखी है और इक्वेशन ये दे रखी है। तो चलिए हम पहली इक्वेशन ले लेते हैं। पहली इक्वेशन है यहाँ पे 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। इक्वेशन में चेंज करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये हो जाए। अब हम वो पॉइंट देखेंगे जहां पर एक्सिस को कट करेगी लाइन। तो एक बार x की जगह 0 रख दीजिए तो y की वैल्यू 6, y की जगह 0 रख दीजिए तो x की वैल्यू 6, यही आ जाएगा हमारे पास।
अब देखिए हमने पॉइंट बना दिया, 6,0 0,6 मिला दिया। अब बात आती है कौन सी साइड का एरिया लेंगे, ओरिजिन वाली साइड का या नॉन ओरिजिन वाली साइड का। तो इक्वेशन लिख लीजिए पहले, और इसमें ओरिजिन पुट कराती है। ओरिजिन पुट कराएंगे तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 6, कैसा स्टेटमेंट है 2, यानी ओरिजिन वाली साइड लेके। इसके बाद दो इक्वेशन हमें और दे रखी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमें बताइए इन दोनों का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये तो बता रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए, तो हमारे पास ये शेडेड रीजन जो है ये इसका कॉमन पोर्शन आ जाए। अब हमें यहाँ पे z की वैल्यू निकालनी है बच्चों। अब z की वैल्यू निकालनी है तो कॉर्नर पॉइंट मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉर्नर पॉइंट, ये लिखेंगे। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, z। तो z कितना हमारे पास 2x प्लस 5y, यही हो जाए ना। अब देखिए कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे कितने, एक तो ओरिजिन है 0,0 पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट a वाला है और तीसरा पॉइंट b वाला। 3 कॉर्नर पॉइंट है, तीनों लिख लेंगे। ओरिजिन आ गया 0,0, a पॉइंट आ गया हमारे पास 6,0 और b पॉइंट आ गया हमारे पास 0,6। अब इन पॉइंट्स पर किसकी वैल्यू निकालेंगे, z। तो ये तो 0 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 0। 6,0 पे करेंगे तो 2 इंटू 6 प्लस 0 कितना आ गया, 5। 0,6 पे करेंगे तो 0 प्लस 6 इंटू 5, ये कितना आ गया, 30। अब हमें यहाँ पे मिनिमम वैल्यू लेनी थी या मैक्सिमम, हमें कौन सी वैल्यू लेनी थी, मैक्सिमम। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आई है, 30 निकल कर आई है। किस पॉइंट पर, 0,6। तो अब लिख देंगे हेयर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 30 एट पॉइंट बी 0,6 है। तो हेयर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 30 एट पॉइंट, क्या हो जाएगा, पॉइंट 0,6 दिया। ये हमारे पास इसका आंसर निकल कर, समझ आ गया आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है और हमें यहाँ पे इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकाल। चलिए इसकी वैल्यू फाइंड। यहाँ पर हमें आई दे रखा है, इंटीग्रेशन π/6 से π/3 dx/1 1 प्लस रूट के अंदर 10x, ये दे रखा। अब पहले हम क्या करेंगे, tan को साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं i इक्वल्स टू π/6 से π/3 dx/1 प्लस रूट के अंदर साइन x बाय रूट के अंदर कॉस x, ये लिख सकते हो। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने पर यहाँ पे हमें i मिल जाएगा π/6 से π/3 रूट के अंदर cos x, न्यूमरेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में रूट के अंदर cos x प्लस रूट के अंदर sin x dx। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन अपनी कंसिडर कर लो। इतनी बात आप सबको समझना है। अब देखिए डेफिनेट इंटीग्रल में एक प्रॉपर्टी होती है कि इंटीग्रेशन a से b f(x) dx की जो वैल्यू होती है वो इंटीग्रेशन a से लेकर b f a प्लस b माइनस x dx के बराबर, ये होती है। अब इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू π/6 हो गई और b की वैल्यू कितनी हो गई, 5/3। तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं i की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ये तो π/6 से π/3 रहेगा। न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारे पास cos π/6 प्लस π/3 माइनस x, ये हो जाएगा a प्लस b माइनस x। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा cos π/6 प्लस π/3 माइनस x, ये हो जाएगा। साइन के लिए करेंगे तो साइन π/6 प्लस π/3 माइनस x और बाकी आ जाएगा dx। इतनी बात आप लोगों को समझ में आती। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो π/3 प्लस π/6 कितना हो जाएगा, π/2। अगर हम π/6 प्लस π/3 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/, इसका यूज कर लेते हैं यहाँ पे आगे सॉल्व करने के। तो यहाँ पे i इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास π/6 से लेकर π/3। अब देखिए न्यूमरेटर में क्या है, cos
पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? sin थीटा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में sin x। डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा अंडर रूट में sin x प्लस यहाँ पे हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा। sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? अंडर रूट में cos x dx। इसको हमने क्या मान लिया? सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई, सेकंड ये हो गई। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं बच्चों? ऐड करते हैं। तो i और i मिलकर कितना बन गया? 2i। ये हो गया इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 3 अंडर रूट में cos x प्लस रूट के अंदर cos x प्लस रूट के अंदर sin x। ये तो फर्स्ट वाली इक्वेशन है। सेकेंड वाली वो लिखेंगे तो रूट के अंदर sin x बाय रूट के अंदर sin x प्लस रूट के अंदर cos x। ये सेकेंड वाली इक्वेशन आ गई। dx आ रहा है। इतनी बार तो आप लोगों को समझना। अब हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि यहाँ पे इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम, तो हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेके बच्चों में इसको लिखेंगे कि 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से पाई बाई 3 अंडर रूट में sin x प्लस अंडर रूट में cos x बाय अंडर रूट में sin x प्लस अंडर रूट में cos x dx। ये याद है, देखिए ऊपर इसमें sin x था इधर और ये cos x था। न्यूमरेटर में एक बार sin x एक बार cos x और डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया। जब ये वैल्यू सेम हो गई तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2i हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से पाई बाई 3 1 डॉट dx। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x। तो ये हो जाएगा पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार अपर लिमिट पुट कर देंगे तो अपर लिमिट से पाई बाई 3 माइनस लोअर लिमिट। तो इसको सॉल्व करने पर अगर हम पाई बाई 3 में से पाई बाई 6 हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? पाई बाई 6। एलसीएम ले लीजिए 6 तो 2 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा? पाई। तो यहाँ से आई की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी? आई की वैल्यू हमें मिल जाएगी पाई बाई 2। क्लियर हो गया? ये आपका इसका आंसर निकल कर, यहाँ पे आई की वैल्यू तो निकाल ली थी हमें इस क्वेश्चन में, आई की वैल्यू निकाल ली थी, हमने निकाल दी। वैल्यू कितनी निकल कर आई है? पाई बाई 12। क्लियर हो गया? चलिए अब इसके और वाले पार्ट को देखते हैं 28 क्वेश्चन की। यहाँ भी डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, हमें वैल्यू निकालनी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें आई की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2 log cos x dx, ये दे रखी। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे? एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स की प्रॉपर्टी। क्या होती है इसकी प्रॉपर्टी? इसकी प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन 0 से लेकर a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, यही होती है। इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 2। तो इससे आप आई को क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 0 से लेके पाई बाई 2 log cos पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, ये लिख सकते। अब cos 90 माइनस थीटा हो गया तो cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा log sin x dx। ये हमारे पास आई की वैल्यू आ गई। इसको हम क्या मान लेंगे? इक्वेशन सेकंड। अब हम यहाँ पे करेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो ये तो 2i हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 log cos x प्लस log sin x, ये आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 log sin h डॉट cos, ये लिख सकते हैं कि log में अलग अलग प्लस हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? dx। इतनी बात आप लोगों को समझ में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? sin 2x का फॉर्मूला बनाएंगे। किसका फॉर्मूला बनाएंगे बच्चों? sin 2x का फॉर्मूला बनाएंगे। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? हमें पता है कि sin 2x का जो फॉर्मूला होता है वो 2 sin x cos x होता है। तो यहाँ पे sin x cos x तो है। अब वो फॉर्मूला बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 और चाहिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2। हमारे पास यहाँ पे log sin x और cos x है।
इसमें हम क्या करेंगे, log 2 का एडिशन और log 2 का सब्ट्रैक्शन, ये कर सकते हैं। अब जो एडिशन वाला पार्ट इसमें मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, log 2 sin x cos x, ये हो जाए। तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 log 2 sin x cos x, ये हो जाएगा dx, इसको बांधने दिया, माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 log 2 dx। यो आगे सोल्व करते, ये हो गया इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 log sin 2x dx, ये sin 2x बन गया, यहाँ पे log 2 बाहर आ गया, तो ये बन गया इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 1 डॉट डी। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। ये किसकी वैल्यू आई, 2i। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें जो मिला था बच्चों, वो मिला था 2i इक्वल्स टू, देखिए क्या मिला था, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 log sin 2x dx माइनस log 2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 डॉट dx, ये मिला था मुझे, समझ में आ गया ना। अब देखिए 1 डॉट dx है, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, तो इस वाली की अभी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसको हमने i1 मान लिया, इसकी वैल्यू को हमने क्या मान लिया, i1। ये हो जाएगा माइनस log 2, इसका इंटीग्रेशन वन का क्या जाएगा, x 0 से π/2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2i इक्वल्स टू i1 माइनस log 2 π/2 माइनस 0, ये हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2i इक्वल्स टू i1 माइनस π/2 आ गया log, इतनी बात आपको समझ में। अब हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, i1 की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे पुट करनी है। चलिए हम i1 की वैल्यू को फाइंड करें। अब देखिए i1 हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे 0 से लेके π/2, ये दे रखा 0 से लेके π/2। देखिए i1 की जो हमें यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, जो हमने माना है, क्या माना है, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 log sin 2x dx, यही माना। अब यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि लेट 2x इक्वल्स टू t, हमने 2x को क्या मान लिया, t, तो देन 2dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, dt, देन dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, dt/2। इतनी बात समझ में। और लिमिट देखिए, लोअर लिमिट में x टेंस टू 0 है, अगर x टेंस टू 0 है तो 2x भी टेंस टू 0, यानी t टेंस टू क्या हो जाएगा, ये तो लोअर लिमिट हो गई। अपर लिमिट में x टेंस टू क्या है, π/2, तो हम कह सकते हैं 2x टेंस टू क्या हो जाएगा, पाई, यानी t टेंस टू क्या हो जाएगा। अब जो हमारे पास इंटीग्रल है i1, ये हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 0 से लेके पाई, यही हो जाएगा लो साइन t। अब dx की जगह क्या आएगा, dt/2, तो dt तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 1/2 को हमने क्या लिख लिया, बाहर लिख लिया। इतनी बात आपको समझना। अब देखिए एक और डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है कि इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2a fx dx की वैल्यू जो होती है वो ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से लेकर a fx dx के बराबर होती है। कब होती है, इसके लिए कंडीशन है when f 2a minus x equals to f, यानी जब f 2a minus x जो है वो fx के बराबर होगा, तो हम क्या कह सकते हैं, 0 से 2a fx dx बराबर हो जाएगा ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से लेकर a fx की। अब यहाँ पे 2a की जगह क्या लिख रहा है, पाई, तो f 0 से लेके पाई है, तो 2a की वैल्यू कितनी हुई, पाई। अब हमें पता है साइन पाई माइनस एक्स किसके बराबर होता है, साइन एक्स के बराबर, ये तो हम सबने पढ़ रखा है कि साइन पाई माइनस एक्स किसके बराबर होता है, साइन एक्स के बराबर। तो यहां पर हम इस वाली आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2, 2 आगे आ रहे हैं। अब पाई, हाँ यहाँ पे देखिए लिमिट 2a थी तो a हो गई, पाई थी तो कितनी हो जाएगी, π/2, और ये हो जाएगा log sin t dt। यहाँ पे 2 से 2 ये कैंसिल हो,
इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 log sin x dx। हमने क्या करा, वेरिएबल को चेंज कर दिया, t की जगह हमने क्या लिख लिया x, पूरा वेरिएबल हम चेंज कर सकते हैं। ये किसकी वैल्यू आ गई, i1 की। अब देखिए इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 log sin x dx जो था वो किसकी वैल्यू थी, i की वैल्यू थी। यही वैल्यू हमें किसकी मिल गई, i1 की मिल गई। तो हम कह सकते हैं ना कि i1 किसके इक्वल हो जाएगा, i के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 log sin x dx की वैल्यू आएगी और i1 की वैल्यू भी यही आ गई। तो i1 किसके बराबर हो गया, i के बराबर, उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो हम कह सकते हैं कि जब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये i हो जाएगा माइनस π/2, log 2 के बेस के साथ लिखेंगे तो log 2 लिख सकते हैं। ये i इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। i अगर इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से i की वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस का π/2 log 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर निकल कर आ, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर हमें दे रखा है y इक्वल्स टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, देन शो दैट। हमें ये निकाल के दिखाना है कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का ये क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें y की वैल्यू कितनी दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy/dx की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 2 tan इनवर्स x। चेन रूल लगेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर हो जाएगा ये d/dx tan इनवर्स x, ये हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy/dx इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। tan इनवर्स x अगर करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। इसको इधर ले जाइए मल्टीप्लाई, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy/dx इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। ये आ गया। अब यहाँ पर हमें जो चाहिए वो d2y ओवर dx स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए, d2y ओवर dx स्क्वायर। तो दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। दोबारा हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले हम dy/dx का करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे तो ये हो जाएगा 2x dy/dx। ये हो जाएगा इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा, वही 1/x स्क्वायर प्लस 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से। तो ये हमारे पास देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहले था, एक और आ गया, तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर प्लस हो गया 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy/dx और इक्वल्स टू में क्या आ गया हमारे पास 2 यही चाहिए था हमें। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या हो गई, प्रूव। तो समझ में आ गया आपको। चलिए इसके और वाले पार्ट को देखते हैं। और वाले पार्ट में क्या करें, डिफरेंशिएट sin स्क्वायर x विद रेस्पेक्ट टू e की पावर cos x। हमें डिफरेंशिएट करना है e की पावर cos x, ऐसे करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने लेग कर लिया यूरो, हमने मान लिया sin स्क्वायर x को, और v हमने मान लिया e की पावर cos x। अब यहाँ पे हमें क्या करना, sin स्क्वायर x को विद रेस्पेक्ट टू e की पावर cos x फाइंड करना, यानी यहाँ पर हमें du ओवर dv फाइंड करना। क्या फाइंड करना, du ओवर d। तो du ओवर dv को फाइंड करने के लिए मैं ऐसे लिख सकते हैं du/dx अपॉन में dv/dx। u को x के रेस्पेक्ट में फाइंड कर दें, वैल्यू पुट कर दें, v को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। चलिए करते हैं। u है हमारे पास sin स्क्वायर x, तो du ओवर dx अगर हम निकालेंगे तो वही चेन रूल लगेगा। चेन रूल से कितना हो जाएगा, 2 sin x। क्या हो जाएगा, 2 sin x। sin x को करेंगे फिर से, तो sin x का क्या हो जाएगा, cos x। अभी तरह v का करते थे कि v क्या हमारे पास e की पावर cos x, यहाँ भी चेन रूल लगेगा। तो अगर हम dv ओवर dx करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो ये हो गया e की पावर cos x। अब cos x का फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो cos x का फिर से डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x। ये होना ना।
अब हम क्या करते हैं, अब हम डी ओवर डी वी निकालते हैं। तो डी ओवर डी वी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू ऊपर रखनी पड़ेगी। तो ये हो गया 2 sin x इंटू में cos x। डी बी बाई डी एक्स की वैल्यू कहां पर आएगी, डिनोमिनेटर में आएगी। तो ये कितना हो गया, e की पावर cos x डॉट माइनस पर sin x। sin x के sin x कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया -2 cos x बाय e की पावर cos x। ये हो गया, ये हमारे पास इसका आंसर निकल कर अब और में आ गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है और बी मैट्रिक्स दे रखी है। तो वो कह रहा है कि वेरीफाई करो कि ए बी का इनवर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होगा। चल करते हैं। तो सबसे पहले हम एलएचएस निकालें। तो एलएचएस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी का इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। अब ए बी का इनवर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा। चलिए पहले के बी को फाइंड करते हैं। 2 3 1 -4, ये हो गया 1 -2 -1 3, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू -1 माइनस का 3, 2 माइनस का 3 को 2 इंटू 2 कितना हो गया -4, 3 3 से 9, ऐसे ही हो जाएगा बट +4 और ये हो जाएगा -2 -12। तो उसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा -1 5 5 -40। ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, ए बी की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, ए बी का इनवर्स निकालना। अब ए बी का इनवर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर तो नहीं, क्या इसका डिटरमिनेंट तो 0 नहीं है। तो हम सबसे पहले इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, ए बी के डिटरमिनेंट। तो ये हमारे पास हो गया -1 5 5 -40, तो ये हो गया हमारे पास 14 -25, यानी -11 आया, नॉट इक्वल टू 0, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से इसका इनवर्स होगा। तो अब इसका इनवर्स निकालते हैं। अब ए बी के इनवर्स का क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ 2/2 की मैट्रिक्स से एडजॉइंट निकालना तो बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, मेन डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू को इंटरचेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा -14 -1, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देंगे तो -5 और -4, ये हो जाएगा। इस वाले माइनस साइन को अंदर भेजते तो ये हो जाएगा 1/11 14 5 5 1। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल कर आ गई, 14 5 5 और 1, एक ही के इनवर्स की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, अब हम ए इनवर्स और बी इनवर्स निकालेंगे, तभी तो आरएचएस निकल पाएगा। तो चलिए मेरे ए इनवर्स निकालते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए ए मैट्रिक्स, यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमें कितनी दे रखी है, ए मैट्रिक्स दे रखी है हमें 2 3 1 -4। अब ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए हमें पहले ए का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो वो हो जाएगा 2 3 1 -4, तो ये वैल्यू आ जाएगी -8 -3, यानी कि -11, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो ए इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 over -11 एडजॉइंट ऑफ ए वैसे ही निकालना, पहले मेन डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू को इंटरचेंज कर दीजिए -4 और 2, ऑफ डायगोनल के साइन चेंज कर दीजिए -3 -। तो ये हमारे पास ए इनवर्स मैट्रिक्स निकल कर आ। अब हम क्या निकालेंगे, बी इनवर्स मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स हमें देखिए कितनी दे रखी है, 1 -2 -1 और 3। तो हम पहले बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। बी मैट्रिक्स हमारे पास कितनी थी, 1 -2 -1 और 3, 1 -2 -1 और 3, यही थी हमारे पास बी मैट्रिक्स। अब इसका हम क्या निकाल लेंगे, इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स निकालने से पहले हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है। 1 -2 -1 3, तो ये हो गया 3 माइनस का 2, यानी कि 1 आ गया, नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका इनवर्स तो एग्जिस्ट करे। अब बी इनवर्स निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाना है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी। तो ये हो गया 1 over 1 3 1 2,
मेन डायगोनल को हमने एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दिया, और जो मेन डायगोनल से अलग थे ऑफ डायगोनल वाले एलिमेंट, उनकी साइन वैल्यू चेंज कर दी साइन से। समझ में आ गया अपना, ये बी इनवर्स निकल कर आ गया ना। अब हमें क्या निकालना है, बी इनवर्स ए इनवर्स। आरएचएस ये जो कह रहा है बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। पहले बी इनवर्स की वैल्यू रख दीजिए, तो बी इनवर्स की वैल्यू है 3 2 1 1। अब ए इनवर्स की वैल्यू देखिए, ए इनवर्स की क्या, -1/11। -1/11 तो बाहर आ गए। मैट्रिक्स में एलिमेंट है हमारे पास इसमें -4 -3 -4 -3 -1 और 2। अब इसका मल्टीप्लाई करते थे, -1/11, 3 4 12, माइनस का 12, 1 इंटू माइनस 2 इंटू -1 माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 9 प्लस का 4, 1 इंटू -4 ये -1, ये हो गया -3 प्लस का 2। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ, इसको हम लिखेंगे -1/11 -14 -5 -5 -1, माइनस टाइम को अंदर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 1/11 14 5 5 और 1। तो आप देखेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स की ये वैल्यू आ रही है, यही वैल्यू हमारे पास किसकी आ रही थी, ए बी इनवर्स की आ रही थी। देखिए जो वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, वही वैल्यू हमारे पास ये आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इनटू ए। वेरीफाई हो गया, यही हमें वेरीफाई करना था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। हमें दो इक्वेशन दे रखी है, मैट्रिक्स मेथड से हमें सॉल्व करना है। पहले हम दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x + 5y = 1, दूसरी है 3x + 2y = 7। ये हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गए। अब इन इक्वेशन को हम पहले क्या करेंगे, ax = b की फॉर्म में लिखें, ठीक है बच्चों। तो इसकी फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो गया 2 5 3 2, ये a हो गया। x y, ये x मैट्रिक्स लिख लिया, और b हो जाएगा आपके यहाँ 1 और 7। इतनी बात समझ में है। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड करेंगे। उससे क्या होगा, उससे हमें ये पता लगेगा कि इसके सॉल्यूशन कितने हैं, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन। तो डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 3 2। तो ये हमारे पास आ गया 4 -15 -11 आ गया, 0 के इक्वल नहीं है, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो इसके कैसे सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएंगे। यही होता है ना, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे हो जाते हैं, यूनिक हो जाते हैं। अब यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए बच्चों एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला होता है x = a इनवर्स b। हमें इसका यूज करना है। अब हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले a इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो देखिए a इनवर्स निकाल लेते हैं। a इनवर्स क्या होगा, 1 डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू में एडजॉइंट ऑफ a। तो 1 -11 डिटरमिनेंट ऑफ a तो हमने पहले फाइंड कर ही लिया। एडजॉइंट ऑफ a में क्या करेंगे, मेन डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देंगे, दोनों सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी ऑफ डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास मिल गया a, यहाँ पर पुट कर दी। x की वैल्यू है a इनवर्स 1 -1/11, ये हमारे पास हो गया 2 -5 -3 और ये आ गया 2। बी मैट्रिक्स हमारे पास कितना है, 1 और 7, ये एक सेपरेट a इनवर्स में इंटू कर दीजिए। तो इंटू करने पर -1/11, 2 इंटू 1 2, 7 5 35 माइनस का, -3 इंटू 1 -3, 2 7 40। तो ये हो गया -1/11 -33 और ये हो गया 11। यही हो गया बच्चों, -1/11 को हमने अंदर भेज दिया तो ये हो गया 3 और ये हो गया -। ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकली है, ये हमारे पास x की वैल्यू निकली है ना। x क्या था हमारे पास, x, y, यही तो था x। देखिए यही था x।
तो यहां से हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी हो गई 3 और y की वैल्यू कितनी हो गई -1। तो ये हमारे पास आंसर निकल कर आ गए इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। समझ में आ गया आप लोग? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 वो कह रहे हैं फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। हमें दो लाइन की वेक्टर इक्वेशन दे रखी हैं और वो ये कह रहा है कि इनके बीच में क्या निकालो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। ठीक है, चलिए पहले हम लाइन L1 लिखते हैं। L1 हमें दे रखी है लाइन आर वेक्टर बराबर I प्लस 3j प्लस लेमडा टाइम्स 2i माइनस j प्लस k, ये दे रखी। अब देखो कोई भी लाइन की इक्वेशन को हम ऐसे तो लिखते हैं आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। यानी ए वेक्टर वो वेक्टर होता है वो पॉइंट जहां से लाइन पास होकर जाती है, और बी वेक्टर वो होता है जिस लाइन की वो क्या है पैरेलल होती है। यही तो होता। तो अगर ये पहली लाइन है तो भाई यहाँ पे कह सकता हूँ कि A1 वेक्टर की इक्वेशन क्या हो जाएगी I प्लस 3j A1 वेक्टर। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूँ B1 वेक्टर तो B1 वेक्टर हो जाएगा 2i माइनस j प्लस का k। ये हमारे पास क्या आ जाएगा B1 वेक्टर। अब दूसरी लाइन की इक्वेशन लिख लीजिए L2 लाइन की इक्वेशन। अब देखिए L2 लाइन की इक्वेशन में हमें क्या दे रखा है आर वेक्टर इक्वल्स टू कितना दे रखा है देखिए 2i प्लस 3j माइनस का k प्लस म्यू टाइम्स 3i माइनस 5j प्लस 2k। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास A2 वेक्टर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2i प्लस 3j माइनस का k, और B2 वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, B2 वेक्टर आ जाएगा 3i माइनस 5j प्लस 2k। ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई निकल कर। अब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकालना पड़ेगा। क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट इसका किसके साथ, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर के साथ, और डिनोमिनेटर में क्या आता है मॉडुलस ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, पूरे का मोड यही होता है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो A2 वेक्टर कितना हमारे पास, A2 वेक्टर है हमारे पास 2i प्लस 3j माइनस का k। A1 वेक्टर कितना है i प्लस 3j, तो माइनस करेंगे तो माइनस i माइनस का 3। सॉल्व कर लीजिए, 2i में से i चला गया i है, j से j पूरा कट गया और ये हो गया माइनस का k। ये हमारे पास किसकी इक्वेशन आ गई, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर i माइनस k। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। तो निकालिए इसको। तो इसके लिए हम क्या रखेंगे i j k, B1 वेक्टर के कोफिशिएंट रखेंगे तो हो जाएंगे 2 माइनस 1 1, B2 वेक्टर के रखेंगे तो 3 माइनस 5। इसको सॉल्व कर देते हैं। आई के साथ क्या आएगा देखिए -2 माइनस माइनस का प्लस का 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस j, j के साथ क्या आएगा 4 माइनस 3, अब प्लस का k, k के साथ क्या आएगा -10 प्लस का 3। तो इसको सॉल्व कर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3i माइनस j माइनस 7k। ये हमारे पास क्या मिल गया B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर बने। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। अब नीचे इसका क्या है मॉडुलस, तो हमें इसके मॉडुलस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंफॉर्मेशन। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर हमारे पास कितना आया, A2 माइनस A1 आया था i माइनस k, तो हम इसको लिख लेंगे i के माइनस k। इसी तरह B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर ये कितना आया था देखिए, ये हमारे पास आया था 3i माइनस 6 माइनस 7k, 3i
माइनस जे माइनस 7k, ये लिख लिया हमने बच्चों। अब इसका मॉडुलस निकालना देंगे, तो मॉडुलस b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर कैसे निकालेंगे? अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 9 + 1 + 49, यानी रूट के अंदर 15 है। ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया? इसका मॉडुलस निकल कर। अब चलिए अब हम निकालेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हमने फॉर्मूला लिख लिया था, उसको दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर बाय मॉडुलस b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ये हो जाएगा बच्चों। अब इनकी हम यहाँ पे क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए अब वैल्यू पुट करेंगे तो d की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी? देखिए a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ये कितना हो जाएगा? i माइनस का k डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, तो ये हो जाएगा 3i माइनस का j माइनस का 7k। डिवाइड में इनका मॉडुलस, मॉडुलस की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, अंडर रूट में 15 है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो 1 × 3 कितना हो जाएगा? 3। j का j के साथ करेंगे, यहाँ j है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। k का से के साथ करेंगे तो प्लस का 7, -1 × -7 7 हो जाएगा, बाई अंडर रूट में 15 है। तो यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी? बताइए। वो हो जाएगी हमारे पास 3 + 1 कितना हो जाएगा? 10/√15। तो ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल कर आ गई, इसका आंसर हो। समझ में आ गया बोलो? चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द लाइंस, हमें दो लाइंस दे रखी हैं आर एट राइट एंगल, यानी लाइन जो है वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो हमें लाइन दे रखी है उसको हम L1 और L2 मान लेते हैं। तो L1 हमें दे रखा है 1 - x/3, ये दे रखा है ना, इक्वल्स टू 7y - 14/2b इक्वल्स टू z - 3/2 एंड L2 में क्या दे रखा है? L2 में दे रखा है 7 - 7x/3b इक्वल्स टू y - 5/1 इक्वल्स टू 6 - z/1, ये दे रहा ना। अब इन लाइन्स को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x - x1/l इक्वल्स टू y - y1/m इक्वल्स टू z - z1/m। अब ये कौन सी फॉर्म होती है? इसमें क्या होता है कि x1 y1 z1 वो पॉइंट होते हैं जहाँ से लाइन पास होकर जा रही होती है। l m n क्या होते हैं? डायरेक्शन। तो इस स्टैंडर्ड में क्या होता है कि x y और z के कोएफिशिएंट जो होते हैं वो +1 के बराबर, हमें वही करना है। यहाँ पे देखिए -1 है तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, या फिर अब ये कह सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में -1 से इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा x - 1/3। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 7 है, 7 से डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो y - 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2p/7। यहाँ पे z का कोएफिशिएंट 1 ही है तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास लाइन 1 की स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब ऐसे लाइन की लूकी लेंगे, देखिए यहाँ पे -7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x - 1/3b/-7, ये हो जाएगा। y का कोएफिशिएंट तो 1 है ही तो ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा तो -z/- -5। अब देखिए इसको रफ कर देते हैं, इसका नीड नहीं है। हम क्या करेंगे, पहली लाइन के डायरेक्शन को सेंस को a1 b1 और c1 मानेंगे। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू हो गई 3, b1 की वैल्यू हो गई 2p/7 और c1 की वैल्यू हो गई 2। इसी तरह सेकेंड लाइन के डायरेक्शन को साइंस को हम क्या मान लेंगे? a2 b2 c2। तो यहां से a2 की वैल्यू हो गई 3p/-7, b2 की वैल्यू हो गई 1 और c2 की वैल्यू हो गई हमारे पास -5। अब हमें दोनों लाइंस के डायरेक्शन को साइन मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इफ लाइंस L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट राइट एंगल,
ये दे रखा है यहाँ पर कि दोनों लाइनें जो हैं वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो उस केस में क्या होता है, जब लाइनें राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं तो देन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। अब A1 A2 वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लिया तो डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमें, माइनस का 3। वो x कॉमन माइनस साइन कॉमन लिया था ना, तो बेटा डिनोमिनेटर में भी लगाएंगे। तो A1 की वैल्यू हो गई -3 और A2 की वैल्यू हो गई -3p/7 प्लस B1 की वैल्यू कितनी हो गई 2p/7 और B2 की वैल्यू कितनी हो गई 1। C1 की वैल्यू हो गई 2 और C2 की वैल्यू हो गई -5 इक्वल टू 0। यही आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 9p/7 प्लस 2p/7 माइनस का 10 इक्वल टू 0। यही आ गया। अब एक इसको आगे सॉल्व करेंगे। हाँ, अब इसको आगे अगर हम सॉल्व करेंगे, देखिए क्या करेंगे, यहां पर 9p/7 और यहाँ पे 2p/7, तो ये कितना हो जाएगा 11p/7 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 10। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो p की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 70/11। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, p की। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को। तो इसी के साथ आपका 2026 का MP बोर्ड का बोर्ड एग्जाम पेपर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन। अगर इस जैसे क्वेश्चन दोबारा आएंगे तो आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को क्या करते हैं, खत्म करते हैं बच्चों। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।